नमस्कार। सुबह 9 बजे में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में पहले दौर में 10 जिलों की 49 सीटों पर कल होगा मतदान। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 583 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। पंजाब में किसान आंदोलन से रेल यातायात 5वें दिन भी ठप। 2 दिन रद्द रहेगी समझौता एक्सप्रेस। भारत ने मुसाफिरों को वैकल्पिक व्यवस्था का दिया भरोसा। पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव में टीएमसी की शानदार जीत दर्ज। विधाननगर और आसनसोल नगर निगमों पर कब्जा। बाली नगर पालिका पर भी जीत का परचम। नेपाल में नए संविधान के तहत प्रधानमंत्री का चुनाव आज। कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुशील कोइराला और सीपीएन यूएमएल नेता केपी शर्मा ओली के बीच सीधा मुकाबला। जीत के लिए 299 वोटों की जरूरत। धमाकों के बाद तुर्की में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक। मरने वालों की तादाद बढ़कर 95 हुई। तुर्की के राष्ट्रपति ने रद्द की तुर्कमेनिस्तान की प्रस्तावित यात्रा। धमाकों को बताया आतंकी कार्रवाई। और सबसे पहले बिहार चुनाव से जुड़ी खबरें, जहां कल पहले चरण के लिए मतदान होना है। जहां बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत कल होने वाले मतदान की तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। पहले चरण के लिए 10 जिलों की 49 सीटों पर बीती शाम चुनाव प्रचार थम गया। नक्सल समस्या के चलते चुनाव आयोग ने यहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पहले चरण में 1,35 लाख से ज्यादा मतदाता 583 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पहले दौर के 10 जिलों में भाषणों और रैलियों का गुबार थम गया। जिन इलाकों में सोमवार को मतदान होना है उनमें समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई जिले की 49 सीटें शामिल हैं। इस दौर में 40 सामान्य, 8 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। सभी इलाकों में बीते कई हफ्तों से धुआंधार प्रचार का सिलसिला चल रहा था, जो शनिवार शाम थम गया। अब यहाँ के मतदाता वोटिंग के इंतजार में हैं। जो पार्टी विकास करेगा, रोजगार देगा, उसी को मैं वोट डालूंगा और मैं फर्स्ट बार वोट डाल रहा हूँ। यही मैं चाहता हूँ। आजकल युवा बढ़ चढ़ कर इस वोट में ये मादा रख रहे हैं। हम लोग उसी अनुसार से आजकल हम लोग देख रहे हैं, हर तरह की राजनीतिक पार्टियां बना रहे हैं। प्रदेश के इन जिलों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों को सौंपी गई है, जबकि पेट्रोलिंग के अलावा बाकी सुरक्षा का जिम्मा बिहार पुलिस के हाथ में है। इस दौर में समस्तीपुर में सबसे ज्यादा 10, बेगूसराय और भागलपुर में 7, बांका और नवादा में 5, खगड़िया और जमुई में 4, मुंगेर में 3, जबकि लखीसराय और शेखपुरा में 2-2 सीटों पर मतदान होना है। हम लोग तो केवल विकास की बात करते हैं। जितने भी राजनेता है, सभी की जो मतलब अभी सुन रहा हूँ हम लोग स्टेटमेंट, तो कोई राजनेता मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। जो मेन मुद्दा होना चाहिए, जहाँ की जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस रोड पे आप खड़े हैं, थोड़ा बगल से आप देख लीजिए कि जितना रोड की स्थिति क्या है। बगल में कचरे फैले हुए हैं। कोई नेता यहाँ नहीं है, जितना भी वोट जीत कर जाता बस वही 5 साल आया, वहाँ जोड़ा लिया और बस जय श्री राम। पहले दौर में 49 सीटों पर मतदान है, जिनमें सबसे ज्यादा 41 पर बीएसपी, 27 पर बीजेपी, 25 पर सीपीआई, 24 पर जेडीयू, 17 पर आरजेडी, 13 पर एलजेपी, 12 पर सीपीएम, 8 पर कांग्रेस और 6 पर आरएलएसपी और 6 पर एनसीपी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा 210 उम्मीदवार दूसरी पार्टियों के और 194 निर्दलीय भी मैदान में हैं। कुल मिलाकर 583 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, जिनमें 54 महिलाएं शामिल हैं। 3 सीटें ऐसी हैं जहां 16 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछले चुनाव में जेडीयू को 29, बीजेपी को 13, आरजेडी को 4 और कांग्रेस, सीपीआई और जेएमएम को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। 12 अक्टूबर के मतदान के लिए 1,35,72,339 मतदाताओं के लिए 13,212 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इतनी ही संख्या में ईवीएम की व्यवस्था की गई है। पहले दौर में लखीसराय में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं,
जबकि बारबीघा में सबसे कम। बीते चुनाव में जेडीयू इस इलाके की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और सहयोगी बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी थी। हालांकि ज्यादातर सीटों पर आरजेडी दूसरी बड़ी पार्टी थी। इस बार बदले समीकरण में इन 10 जिलों के नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता रविंद्र श्योराण का, जो कि समस्तीपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, अगर बात करें, कल पहले चरण में मतदान होना है और चुनाव प्रचार का शोर जो है वो कल थम चुका है। ये जो वक्त है, ये जो कुछ घंटे हैं, वो सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम होते हैं। प्रशासन की क्या तैयारियां, कितनी मुस्तैद है वहां पर प्रशासन? जी अमृता, बहुत यहाँ पे चाक चौबंद तैयारी की गई है इस चुनाव में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए। और बिहार पुलिस जो है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है चारों तरफ। और उसके अलावा जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस इस बार जो है ले रहे हैं। खासतौर पर जो इलाका है जिसमें थोड़ा सा नक्सल का प्रभाव रहता है, वहाँ पर इस बार नेत्रा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भौगोलिक दृष्टि से थोड़े से कठिन इलाके हैं जहाँ पहुंच पाना संभव नहीं है। इसके अलावा तमाम गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब 735 कंपनियां जो है बिहार चुनाव में सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की लगाई गई हैं। और इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतना भारी भरकम जो है कि अर्धसैनिक बल को लगाया गया हो। इसलिए ये बहुत अहम हो जाता है जब हम इसमें बात करते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको चाक चौबंद करने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि बिहार पुलिस को इस बार जो है वो इलेक्शन बूथ जो है उससे दूर रखा गया है और पूरी की पूरी जिम्मेदारी सभी 13,212 जो मतदान केंद्र हैं उनकी सीएपीएफ के अंतर्गत होगी। सीएपीएफ में केंद्रीय सीआरपीएफ के अलावा सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ये तमाम बीएसएफ, ये सब लोग रहेंगे। और हर जगह पे चेकिंग की जा रही है, दिन रात गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले एक बाइकआउट कॉल भी आया था नक्सल एरिया में, जिसमें लोगों को वोट न डालने के लिए हिदायत दी गई थी, उसको भी ध्यान में रखते हुए ज्यादा सुरक्षा की गई है। और किसी भी तरह का माहौल को पूर्ण रूप से भयमुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहे वो किसी भी डर। बिल्कुल रविंद्र, यानी कि प्रशासन जो है वो पूरी तरह से चौकस है। और इस बार जैसा कि आपने भी बताया कि बहुत कुछ पहली बार हो रहा है, अर्धसैनिक बलों की पोलिंग बूथों पर तैनाती हो या फिर आसमान से निगरानी हो ड्रोन के माध्यम से, यानी कि प्रशासन पूरी तरह से चौकस है और इस बार भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिहार में पहले चरण के मतदान के ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने कल अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों से पढ़ी छात्राओं की राज्य के बाहर तकनीकी और उच्च शिक्षा का पूरा खर्चा उनकी सरकार उठाएगी। इसके अलावा साल में एक बार घर वापस आने के लिए मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में तकनीकी और उच्च शिक्षा का स्तर नहीं सुधरने तक छात्राओं को ये सुविधा मिलेगी। कुशवाहा ने कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों को सिंचाई की सुविधा के साथ साथ राज्य में कृषि आधारित उद्योग विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि सरकार बनने पर पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाएगा, जबकि पटना यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी कर दिया जाएगा। तो चुनाव से ठीक पहले दौर की वोटिंग से ठीक पहले ये घोषणा पत्र जारी हुआ है आरएलएसपी का। आपको बता दें, बहुत सारे लोक लुभावन वादे जो हैं इस घोषणा पत्र में किए गए हैं। और अब नजर कुछ और खबरों पर। बिहार विधानसभा के दरमियान ही बीजेपी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाने का फैसला किया है और इसी सिलसिले में आज बिहार और दिल्ली में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जेपी की जयंती 11 अक्टूबर को होती है। बीजेपी ने इसे यादगार बनाने के उद्देश्य से लोकतंत्र रक्षा दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। बीजेपी इसमें आपातकाल के बारे में चर्चा करेगी। इस मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जाने माने लोगों को पुरस्कृत करेंगे। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी शामिल होंगे। और अब खबर पंजाब की, जहां किसानों का रेल रोको आंदोलन आज 5वें दिन भी जारी है।
फसल मुआवजे की मांगों को लेकर किसानों ने आंदोलन 12 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किसानों को समस्याओं के समाधान के लिए ये बैठक बुलाई है और इसी बीच समझौता एक्सप्रेस ट्रेन भी 2 दिन के लिए रद्द की गई है। भारत ने मुसाफिरों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का आश्वासन दिया है। पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। विरोध प्रदर्शन की वजह से पंजाब से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा। रेल रोको आंदोलन की वजह से दिल्ली लाहौर समझौता एक्सप्रेस समेत 250 से ज्यादा ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। करीब 81 मेल और एक्सप्रेस ट्रेन आज तक हम कैंसिल कर चुके हैं और 71 ट्रेन को डाइवर्ट किया है और जो हमारी पैसेंजर क्लास ऑफ ट्रेन होती हैं वो करीब 126 हमको कैंसिल करना पड़े हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार से आश्वासन नहीं मिलता वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਪੱਟੀ ਆ ਉੱਥੇ 40000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਏਕੜ ਦਾ 20000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ 1509 ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੰਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ। किसानों ने अपनी मांगे पूरी कराने के लिए बुधवार से पंजाब में रेल रोको आंदोलन चला रखा है। किसान सफेद कीट से तबाह हुई कपास की फसल का प्रति एकड़ 40,000 रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कृषि मजदूर परिवार को 20,000 रुपए का मुआवजा देने की मांग भी की जा रही है। उनकी मांग कपास के अलावा बासमती की कीमतों को बढ़ाने की भी है। इधर पंजाब सरकार ने किसानों से विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील की है। Once the SIT gives its report, rest assured the government is committed. Nobody will be spared. Like we are in favor of the farmers, we are doing everything to compensate them, to handhold them. सफेद कीट इस बार राज्य में कपास उत्पादक किसानों पर कहर बनकर टूटे हैं। राज्य में करीब 9 लाख हेक्टेयर में बोई गई कपास की फसलों को नुकसान पहुंचा है। राज्य में कपास की फसल का 60% से ज्यादा हिस्सा बर्बाद हो गया है, जिससे किसानों को करीब 3,800 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। टीएमसी ने विधाननगर और आसनसोल नगर निगमों पर कब्जा जमाया, साथ ही बाली नगर पालिका को भी वाम मोर्चे से छीन लिया। बाली पिछले 40 साल से माकपा नीत वाम मोर्चा का गढ़ था, लेकिन तृणमूल ने यहां के सभी 16 वार्डों में जीत हासिल की। पिछले शनिवार को हुए इन तीनों नगर निगमों के चुनाव में विपक्ष ने हिंसा और धांधली का आरोप लगाया था। आसनसोल के 106 वार्डों में से तृणमूल को 74, वाम दलों को 17, बीजेपी को 8, कांग्रेस को 4 और निर्दलियों को 3 वार्डों में सफलता मिली। विधाननगर में तृणमूल कांग्रेस ने 37, जबकि कांग्रेस और बीजेपी को 2-2 सीटें मिली हैं। और इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज सभी विधायकों और उनके परिवारजनों से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा के लिए मुलाकात करेंगे। केजरीवाल का ये कदम एक के बाद एक उनके कई विधायकों के भ्रष्टाचार में फंसने के बाद उठाया गया है। इससे पहले दिल्ली के बर्खास्त मंत्री असीम अहमद खान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर बड़ी साजिश का आरोप लगाया। असीम अहमद ने कहा कि उन्हें पार्टी की अंदरूनी राजनीति का शिकार बनाया गया। उन्होंने ये दावा किया है कि सीडी में दूसरी आवाज आम आदमी पार्टी के बड़े पदाधिकारी की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने असीम अहमद खान को बर्खास्त कर दिया था। असीम पर एक बिल्डर से 6 लाख रुपए घूस लेने का आरोप है। हालांकि बिल्डर ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। वो जो बिचौलिए हैं वो दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी विंग के वाइस प्रेसिडेंट, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और दिल्ली माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन दिल्ली सरकार में डायरेक्टर शकील मलिक नाम है उनका। दिल्ली में डेंगू से 3 और मौतें हुई हैं। इनमें भरसवा थाने के एसएचओ ओम प्रकाश भी शामिल हैं। इसके अलावा 15 साल के किशोर और उत्तराखंड के एक सिपाही की मौत भी हुई है। राजधानी में अब तक इस बीमारी से 41 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा 30 मौतों का ही है। इस बीमारी से अब तक 9,000 से अधिक पीड़ित हुए हैं। पिछले 5 साल में इस साल डेंगू का प्रकोप सबसे अधिक है। डेंगू के बाद दिल्ली में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ गया है।
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इससे एक मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। सरकार ने सभी अस्पतालों को निर्देश जारी कर सभी तैयारियां करने को कहा है। तो दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या दुगनी करने का फैसला किया है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू से बचाव के पोस्टर, बैनर हर जगह मिल जाएंगे। अधिकारियों का दावा है कि स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कई स्तरों पर काम चल रहा है। इनमें टेस्ट किट से लेकर लोगों को जागरूक करना शामिल है। स्वाइन फ्लू के लिए मैं बताऊंगा कि जो भी हमारे पास लॉजिस्टिक है, जैसे कितनी बार इसकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है या इसके इलाज के एरिया है या बेड है या ट्रेंड स्टाफ है, कोई भी सुविधा है हमारे पास, सुविधा के लिए हम लोग रिव्यू करें डेली बेसिस पे। और हम हर एक लेवल पे ध्यान दे रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे हमारे पास डेंगू को हमने प्रॉपरली मैनेज किया, स्वाइन फ्लू को भी मैनेज कर पाएंगे। ठंड बढ़ने के साथ ही स्वाइन फ्लू का खतरा भी बढ़ जाता है। पिछले साल इस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया था और इसका असर इस साल अप्रैल तक दिखा था। तब इससे 4000 से ज्यादा लोग पीड़ित हुए थे, जिनमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। 1-2 केसेस आपने जैसे बताया कि स्वाइन फ्लू के कंफर्म हुए हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम पैनिक हो जाएं। प्रिवेंशन ज़्यादा बेटर है। किसी को ड्रॉपलेट इन्फेक्ट कंफर्म केसेस से आप थोड़ा सा बच के रहें। गुजरात में भी ये बीमारी खतरनाक रूप ले चुकी है। अगस्त से वहाँ 1000 से अधिक मामले सामने आ गए हैं और 45 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी साल जनवरी से मार्च के बीच राज्य में 420 लोगों की जान गई थी। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और तेलंगाना से भी इस बीमारी की खबरें आई हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। पुणे फिल्म संस्थान के छात्रों और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के बीच चौथे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। मुंबई के फिल्म डिवीजन में ये बातचीत हुई। संस्थान के छात्र 100 से अधिक दिन से हड़ताल पर हैं। वो संस्थान के अध्यक्ष गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग कर रहे हैं। अगले दौर की वार्ता दिल्ली में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ होगी। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन पॉल वसंत कुमार ने बीफ पर पाबंदी के मामले की सुनवाई के लिए 3 सदस्यीय खंडपीठ का गठन किया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस खंडपीठ में न्यायमूर्ति मुजफ्फर हुसैन अत्तार, अली मोहम्मद मागरे और ताशी राबस्तान शामिल हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने राज्य में बीफ पर बैन लगा दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सांसदों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया गया है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने विपक्षी सांसदों की शिकायत पर मामले को जांच के लिए समिति के सुपुर्द किया है। राज्यसभा के कार्यवाही नियम 203 के तहत ये शिकायत कमेटी को भेजी गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल सहित करीब 20 सांसदों ने 7 अगस्त को साध्वी प्राची के खिलाफ सभापति से शिकायत की थी। साध्वी प्राची ने याकूब मेमन की फांसी के मामले में 6 अगस्त को सांसदों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी वाला बयान दिया था। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने खाड़ी देशों में शांति और स्थिरता को भारत के लिए जरूरी बताया। पुणे में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इन देशों के साथ व्यापार, निवेश और ऊर्जा क्षेत्र में भारत की अहम भागीदारी है। उपराष्ट्रपति ने फारस की खाड़ी समेत दूसरे समुद्री जलमार्गों की सुरक्षा पर जोर दिया। पुणे में शनिवार को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध पर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में शांति और स्थिरता वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि के लिए काफी अहम है, इसलिए सुरक्षा चुनौतियों के साथ दूसरे अहम मसलों को तरजीह देने की जरूरत है। On non-political matters like natural or man-made disasters, response to pandemics and environmental challenges that transcend borders, counter-terrorism, drug smuggling and related matters. उपराष्ट्रपति ने कहा कि खाड़ी देशों की भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक संबंध भारत के लिए काफी अहम है और ये देश भारत की करीब 65% ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। इनके साथ भारत का करीब 163 अरब डॉलर का सालाना व्यापार होता है। ऐसे में इन देशों में राजनीतिक स्थिरता और समुद्री जलमार्गों की सुरक्षा जरूरी है। Access to region's oil and gas resources. Third, freedom of navigation in the Persian Gulf and through the Straits of Hormuz. Fourth, security of sea lanes. And fifth, continued access to the market of the littoral states.
उपराष्ट्रपति ने इन देशों की आंतरिक समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक प्रयास पर जोर दिया। साथ ही इन देशों की संप्रभुता बनाए रखने और बाहरी दखल से बचने की सलाह दी। सेमिनार में महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव और महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश बापट भी मौजूद थे। अतुल कुमार पांडे, राज्यसभा टीवी। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सिटीजन जर्नलिस्ट में काली नदी का काला सच। इज देयर अ चैलेंज? हर डायरेक्टर, हर एक्टर, हर प्रोडक्शन हाउस अपना अलग चैलेंज लेके आता है। एक्टर्स इज दैट आपने कॉस्ट्यूम इतना अच्छा दिया है कि मेरा काम आसान हो गया। इसीलिए कॉस्ट्यूम करने में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि आपको हर फिल्म में अलग अलग काम करने को मिलता है। यू नो दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस टू हियर कि यू नो हमारा कॉस्ट्यूम इज सपोर्टिंग देम इमोट द इमोशन। नमस्कार, मैं हूँ रुचि और मैं हूँ मानुषी। हमसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नेपाल में नए संविधान के मुताबिक आज प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। इससे पहले कल शाम सुशील कोइराला ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। नए संविधान के विरोध में उधर नेपाल में मधेशियों का आंदोलन जारी है। नेपाल में प्रधानमंत्री के नाम पर दलों में आम सहमति नहीं बन सकी है। इसी के चलते आज संसद में 11 बजे प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए वोटिंग होगी। मुकाबला सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील कोइराला के बीच है। बीती शाम प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने राष्ट्रपति रामवरण यादव से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप दिया। नया प्रधानमंत्री नहीं चुने जाने तक कोइराला अब कार्यवाहक की भूमिका में है। सबै मिलेर गर्नुपर्छ क्या। अब यो दुईजनाले अलग अलग गयो भनेर यो अलग अलग होइन नि, एक दुसरालाई होइन। उहाँले जित्नु भने मैले कोअपरेट गर्नु पऱ्यो, मैले जित्नु भने उहाँले कोअपरेट गर्नु पऱ्यो। कोइराला फरवरी 2014 में नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए थे। उनके शासनकाल में ही नेपाल में नए संविधान को मंजूरी दी गई। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद बने देश के नए संविधान के तहत संसद सत्र शुरू होने के 7 दिनों के भीतर नया प्रधानमंत्री चुना जाना है। इस चुनाव में केपी शर्मा ओली ही रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। उन्हें प्रचंड की माओवादी पार्टी ने समर्थन दिया है। 598 सदस्यीय निवर्तमान संसद में कम से कम 299 वोटों की जरूरत होगी। जानकारों के मुताबिक ओली को 14 राजनीतिक दलों के साथ एक निर्दलीय सांसद का भारी भरकम समर्थन हासिल है। म विश्वास गर्छु नेपाली कांग्रेसले जेसुकै निर्णय गरेको भए पनि यस्तो अवस्थामा विगतको सहमति पनि तोड्नुहुन्न। देशले अहिले महसुस गरेको आवश्यकतालाई पनि बेवास्ता गर्नुहुन्न। लेकिन नेपाल के नए संविधान के विरोध में मधेशी समुदाय के आंदोलन को लगभग 2 महीने होने को हैं। मधेशियों ने भारतीय सीमा से देश में ट्रकों की आवाजाही पर नाकेबंदी लगा रखी है, जिससे नेपाल में जरूरी सामान की किल्लत है। नेपाल सरकार ने इस मामले में भारत सरकार से बातचीत के लिए विदेश मंत्री के नेतृत्व में कल 3 सदस्यीय टीम का गठन किया था। उधर चीन के दौरे पर गए माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड ने नेपाल संकट से निपटने में चीन से मदद मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और पश्चिम एशिया का देश जॉर्डन आतंकवाद के खिलाफ मिलकर मुकाबला करेंगे। 3 देशों के दौरे के पहले चरण में कल जॉर्डन पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और शाह अब्दुल्ला के बीच इसके अलावा रक्षा, व्यापार, निवेश और शिक्षा के मामले पर भी सहयोग बढ़ाने की बात हुई। भारत ने जॉर्डन को $10 अरब की मदद की पेशकश की है। जॉर्डन ने सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की भी पैरवी की है। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावूतोगलू ने राजधानी अंकारा में एक शांति रैली के दौरान हुए धमाकों के बाद देश में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। शनिवार को इन धमाकों में 95 लोग मारे गए, जबकि 250 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं।
इधर चीन के अनहुई प्रांत में हुए धमाके में 17 लोगों की जान चली गई। और अब बात आपकी आवाज की, जहां हर बार एक नया शख्स बनता है सिटीजन रिपोर्टर, जो निभाता है अपनी जिम्मेदारी और समाज के सामने लाता है ऐसे मुद्दे जो सरकार के जहन से कोसों दूर हैं। जल ही जीवन है, ये हम सब जानते हैं और समझते हैं, और जल का सबसे बड़ा जरिया होती है नदी। नदियां हमारी सभ्यता से भी जुड़ी हैं, लेकिन आज उसी नदी का अस्तित्व खतरे में है। आज की खबर ऐसी ही एक नदी से जुड़ी हुई है जो कभी जीने का सहारा थी, लेकिन अब खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रही है। ये नाला देख रहे हैं, हम इस पर खड़े हैं। नाला नई नदी है। अब से कुछ 20-25 साल पहले हम इसमें छोटे छोटे नहाते थे, और अब इसकी हालत ये है कि इसमें गंदा पानी आने से बीमारियों के खतरे बढ़ गए। इस नदी से हम पानी डंगरों को भी पिलाते थे और आदमियों भी पानी पीते थे। आज कोई इससे पीने लायक नहीं है, ना ये नहाने लायक है। खेती में भी लोग इस पानी का इस्तेमाल करते हैं, सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। गाँव में कम से कम कैंसर के 200-2500 मरीज हैं, जो यहाँ पर कोई ना तो जाँच होती, ना ही कोई देखने के लिए आता। घरों में और बीमारी दुनिया भर की हैं जिनमें लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि जो है ये पानी साफ़ हो सके, साफ़ सुथरा किया जा सके। देश में ज्यादातर नदियां अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। एक वक्त ऐसा था जब उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर जिले और इनके आसपास बहने वाली तमाम नदियों का पानी बहुत मीठा होता था, लेकिन अब न सिर्फ पानी का स्वाद बल्कि रूप रंग ही बदल चुका है। तस्वीर ऐसी हो गई है कि नदी और नाले में फर्क करना बहुत मुश्किल है। एक दौर था जब काली नदी में साफ पानी बहता था और लोग यहीं पानी पीते थे, लेकिन आज प्रदूषण के कारण इसका पानी अब जहरीला हो गया है। आसपास बसे गांवों का भूजल भी सुरक्षित नहीं है। शहरों और उद्योगों के कचरे ने नदी के पानी को इसके नाम की तरह ही काला बना दिया है। नदी किनारे बसे गांवों के लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। हमारे गांव के पास भी कम से कम 6-7 गांव इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। सभी गांव में पानी इतना दूषित हो चुका है, सभी गांव के लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। ये गांव के पूर्व प्रधान योगेंद्र सिंह हैं। इनके परिवार के 4 लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है। खुद योगेंद्र भी इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दूषित पानी की वजह से इन्हें ये बीमारी हुई है। कैंसर की वजह से इनके गले की आवाज भी नहीं निकल पाती। 10-15 साल पहले तक गांव में पानी की वजह से लोग बीमार नहीं होते थे, लेकिन आज हर दूसरे घर में एक मरीज है। यहाँ पे कई मरीज हैं कैंसर से पीड़ित हैं, और हमारे गांव में लगभग हर तीसरे-चौथे घर में कैंसर के कई मरीज हो चुके हैं। सरकार को हमें ये चिंता है अपने बच्चों के बारे में, इस तरफ कोई कदम उठाना चाहिए ताकि आने वाला हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। नदी में फैक्ट्रियों और घरों से निकलने वाला कचरा आकर मिलता है। नदी की दशा सुधारने के लिए नीर फाउंडेशन संस्था लगातार प्रयास कर रही है। संस्था की कोशिशों के बाद सरकारी अधिकारियों ने पानी के नमूनों की जांच कराई, जिसमें पानी में खतरनाक तत्वों की मौजूदगी पाई गई। हमारी संस्था काली नदी किनारे बसे समाज के साथ मिलकर पिछले 1 दशक से नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने का प्रयास कर रही है। नदी में बहते जल को कई बार हमने टेस्ट कराया है। उसमें जो भारी धातु और कीटनाशक मिले हैं, उन सब की रिपोर्ट हमने कई बार सरकारों को भेजी है। इसके किनारे जो बसा समाज है वो भी पूरी तरह प्रभावित है।
नदी किनारे बसा समाज अब उजड़ने की कगार पर है। गंगा की छोटी बहन काली नदी मरने की स्थिति में है। गांव के लोग परेशान हैं कि काली को फिर से साफ सुथरा बनाने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जहां अभी आप देख रहे थे काली नदी से जुड़ी खबर, जिसके पानी को शहरों और फैक्ट्रियों की गंदगी ने प्रदूषित कर दिया है और सरकार की अनदेखी के चलते नदी की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं या आपके आसपास है ऐसी ही कोई खबर, तो बनिए सिटीजन रिपोर्टर और भेजें अपनी रिपोर्ट आपकी आवाज @rstv.nic.in पर। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। बिहार में पहले दौर में 10 जिलों की 49 सीटों पर कल होगा मतदान। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 583 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। पंजाब में किसान आंदोलन से रेल यातायात 5वें दिन भी ठप। 2 दिन रद्द रहेगी समझौता एक्सप्रेस। भारत ने मुसाफिरों को वैकल्पिक व्यवस्था का दिया भरोसा। पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव में टीएमसी की शानदार जीत दर्ज। विधान नगर और आसनसोल नगर निगमों पर कब्जा। बाली नगर पालिका पर भी जीत का परचम। नेपाल में नए संविधान के तहत प्रधानमंत्री का चुनाव आज। कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुशील कोइराला और CPN-UML के नेता KP शर्मा ओली के बीच सीधा मुकाबला। जीत के लिए 299 वोटों की जरूरत। धमाकों के बाद तुर्की में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक। मरने वालों की तादाद बढ़कर 95 हुई। तुर्की के राष्ट्रपति ने रद्द की तुर्कमेनिस्तान की प्रस्तावित यात्रा। धमाकों को बताया आतंकी कार्रवाई।